हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जी के बाई यस के क्लासेस में। तो आज हम लोग बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ। तो उसकी विस्तृत विवरण और प्रत्येक कम से कम 15 पंक्तियाँ मतलब 15 लाइन देखेंगे एक एक नदियों के बारे में। वो सब आपका फैक्ट रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ये फैक्ट। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे पहली नदी है, गंगा नदी है। तो गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी है। तो गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी है। अगला पॉइंट है, इसका उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है, जहां से यह भागीरथी के नाम से निकलती है। अगला पॉइंट है, अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है, यहीं से इसका नाम गंगा पड़ता है। अगला है, गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। तो गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो टोटल 5 राज्यों से होकर बहती है। और सबसे ज़्यादा कहाँ से? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। और गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ये कानपुर है। अगला पॉइंट है, इसकी लंबाई लगभग 25 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है, गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? ये यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, सोन है, दामोदर है और रामगंगा है। ये सब गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अगला पॉइंट है, यह नदी खेती और सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे मैदानी एरिया पड़ता है ना, इसीलिए नदी में खेती और खेती और सिंचाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरा मैदानी इलाका क्षेत्र है ना, इसीलिए। गंगा नदी जल परिवहन के लिए भी उपयोग की जाती है। अगला पॉइंट है, गंगा के किनारे वाराणसी, प्रयागराज, पटना और कोलकाता जैसे ऐतिहासिक नगर बसे हैं। तो गंगा के किनारे कौन कौन से नगर बसे हैं? वाराणसी, प्रयागराज, पटना, कोलकाता और एक है कानपुर बसा है। प्रयागराज में भी गंगा यमुना सरस्वती का मेल होता है, संगम, जिसे संगम बोला जाता है। अगला पॉइंट है, गंगा को भारत की जीवन रेखा और आर्थिक दृष्टि से मां माना जाता है। अगला है, हरिद्वार, वाराणसी और गंगा सागर जैसे स्थान गंगा स्नान के लिए प्रसिद्ध हैं। तो कौन कौन से? हरिद्वार, वाराणसी और गंगा सागर जैसे स्थान गंगा स्नान के लिए प्रसिद्ध है। गंगा सागर प्रयागराज। अगला पॉइंट है, गंगा नदी का विशाल डेल्टा सुंदरवन कहलाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलती हैं, तब सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। गंगा नदी भारत की 40% जनसंख्या को जल उपलब्ध कराती है। तो कितने? भारत की 40% जनसंख्या को जल उपलब्ध कराती है। अगला पॉइंट है, इसका जल विद्युत और मत्स्य पालन भी होता है। तो इसका जल विद्युत और मत्स्य पालन में भी होता है, इसका मतलब गंगा नदी का। अंत में यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। अगली बात करते हैं यमुना नदी की। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से होता है। तो वो गंगोत्री हिमनद से होता है और ये यमुनोत्री हिमनद से होता है। यमुना की लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। गंगा की कितनी थी? 25 किलोमीटर थी।
यह नदी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे बसा है। तो दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे बसा है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी? ये टोंस है, चंबल है, बेतवा है, केन है, सिंध है। ये सब यमुना की सहायक नदी हैं। यह नदी गंगा से प्रयागराज में इलाहाबाद में संगम करती है। तो यह नदी प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है, तभी संगम। यमुना नदी का जल दिल्ली और आगरा जैसे शहरों को पेयजल उपलब्ध कराता है। तो दिल्ली और आगरा ये यमुना नदी के किनारे बसा शहर है और यह पेयजल उपलब्ध कराता है। अगला है, आगरा का प्रसिद्ध ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो आगरा का जो प्रसिद्ध ताजमहल है वो यमुना नदी के किनारे है। जस्ट यमुना नदी के पीछे ही है ये मतलब आगरा ताजमहल जो है यमुना नदी के पीछे ही है। यमुना मतलब ताजमहल आगे पड़ जाएगा, यमुना नदी ताजमहल के पीछे है। यह नदी सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन में भी उपयोगी है। चंबल नदी घाटी अपने बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो चंबल नदी घाटी अपने बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी अपने बीहड़ों के कारण इतिहास में डाकुओं और विद्रोहियों के लिए सुरक्षित ठिकाना रही है, जिसने उसे 20वीं सदी में डाकुओं जैसे मान सिंह और फूलन देवी के लिए एक कुख्यात गढ़ बना दिया था। इन बीहड़ों की प्राकृतिक बनावट में लुटेरों और भगोड़ों को छिपने और भागने के लिए आदर्श स्थान प्रदान किया गया है। तो ये इसको बीहड़ों के नाम से प्रसिद्ध है। अगला है, यमुना की घाटी उपजाऊ है और यहाँ गन्ना, गेहूँ, धान की खेती होती है। तो यमुना की घाटी उपजाऊ है, यहाँ पर गन्ना, गेहूँ, धान की खेती होती है। अगला है, धार्मिक दृष्टि से यमुना का संबंध श्री कृष्ण से माना जाता है। तो धार्मिक दृष्टि से यमुना का संबंध किससे माना जाता है? श्री कृष्ण से। यमुना में प्रदूषण की समस्या गंभीर है, विशेषकर दिल्ली में। तो आजकल दिल्ली में, वैसे भी दिल्ली में सबसे ज़्यादा दिल्ली में ही प्रदूषण होता है। यमुना में प्रदूषण की समस्या गंभीर है। अगला है, या गंगा में मिलकर गंगा यमुना दो आप का निर्माण कराती है। तो ये आप याद रख लीजिएगा, ये गंगा यमुना जब मिलती है तो दो आप का निर्माण कराती है। कभी कभी पूछ लेता है इनमें से कौन सा दो आब नदी नहीं है। तो तीन पूछेगा, तीन सही पूछेगा, एक गलत पूछ लेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की विशाल और शक्तिशाली नदियों में से एक है। इसका उद्गम तिब्बत के चेम्यूयुंग हिमनद से होता है, जहां इसे सांगपो कहते हैं। यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर सियांग नाम से जानी जाती है। असम में प्रवेश करने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। इस नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। भारत में यह अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां दिबांग है, लोहित है, सुबनसिरी है, मानस है, तीस्ता है। तो असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। यह नदी वर्षा ऋतु में बाढ़ आने के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, असम की उपजाऊ भूमि और चाय के बागान इसी नदी के कारण पनपते हैं। ब्रह्मपुत्र का जल विद्युत उत्पादन में भी बहुत महत्व है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जल विद्युत उत्पादन में भी बहुत पूर्ण महत्व है। अगला है, यह नदी गंगा से मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। धार्मिक दृष्टि से भी ब्रह्मपुत्र का महत्व है। धार्मिक दृष्टि से भी ब्रह्मपुत्र का महत्व है।
अगला है, इसके तट पर गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ जैसे प्रमुख शहर हैं। इसका प्रवाह वेग बहुत तेज है, इसलिए नौ परिवहन की सुविधा सीमित है। तो इसका प्रवाह बहुत तेज है, इसलिए नौ परिवहन की सुविधा सीमित है। यह नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। अगली नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से होता है। इसे संस्कृत में सिंधु और अंग्रेजी में इंडस कहा जाता है। यह नदी लद्दाख, जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान की ओर बहती है। सिंधु की कुल लंबाई लगभग 3180 किलोमीटर है, पर भारत में केवल 1114 किलोमीटर बहती है। सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज है। तो सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। इन 5 नदियों के कारण पंजाब क्षेत्र का नाम पड़ा है। तो इन 5 नदियों के कारण पंजाब क्षेत्र का नाम पड़ा है। झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर के वेरीनाग से होता है। तो झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम जम्मू कश्मीर के वेरीनाग से होता है। चेनाब हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से होकर निकलती है। तो चेनाब कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है। रावी और ब्यास से भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। रावी और ब्यास भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। सतलज नदी मानसरोवर के राक्षसताल से निकलकर हिमाचल प्रदेश और पंजाब से बहती है। सिंधु नदी पर कई जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई हैं। यह नदी पाकिस्तान में जाकर अरब सागर में मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसी नदी के किनारे पनपी मतलब बसी हुई है। कृषि और सिंचाई के लिए सिंधु नदी बहुत उपयोगी है। भारत पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी। अगली नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से होता है। इसकी लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। यह पश्चिम की ओर बहकर खंभात की खाड़ी मतलब अरब सागर में मिलती है। तो ये कहाँ बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। यह मध्य भारत की जीवन रेखा कहलाती है। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी? तवा है, शेर है और दूधी है। ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। तो कहाँ से होकर बहती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर। नर्मदा पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध और भागीरथी बांध बनाए गए हैं। नर्मदा पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध और भगरी बांध बनाए गए हैं। भारगी बांध बनाए गए, भारगी। ये बरगी बांध है, जबलपुर में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? जबलपुर में। अगला है नर्मदा घाटी में कई जलप्रपात जैसे धुआंधार जलप्रपात, भेड़ा घाट जबलपुर में है। ये दोनों कहाँ है? जबलपुर में है, धुआंधार और भेड़ा घाट। इसकी घाटी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच स्थित है। तो ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच से होकर बहती है, यह नदी जाती है। यह नदी उपजाऊ भूमि और कृषि के लिए सहायक है। नर्मदा के किनारे अनेक धार्मिक स्थल हैं, जैसे ओंकारेश्वर है।
यह नदी मत्स्य पालन के लिए भी प्रसिद्ध है। यह भारत की कुछ नदियों में से है जो पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी की घाटी प्राचीन सभ्यताओं और पुरातात्विक स्थलों के लिए जानी जाती है। इसे रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो किस नदी किस इसके अन्य नाम क्या है? रेवा नदी। अगली नदी है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम सतपुड़ा पर्वत के मैलेखेड़ा पहाड़ियों मध्य प्रदेश से होता है। इसकी लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है। यह नदी नर्मदा की तरह पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती है। तो ये भी कहाँ बहती है? अरब सागर में बहती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। तो कहाँ कहाँ से होकर बहती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर। अगला है, इसके प्रमुख सहायक नदियाँ पांजारा, गिरना, पूड़ा, अरुणावती, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ताप्ती की घाटी नर्मदा की घाटी के समांतर है। अगला है, ताप्ती नदी पर उकाई बांध गुजरात में, हाथगांव परियोजना महाराष्ट्र में बने हैं। तो ताप्ती नदी पर उकाई बांध जो कि गुजरात में है और हाथगांव परियोजना जो महाराष्ट्र में है बने हैं। यह नदी कृषि और सिंचाई के लिए उपयोगी है। अगला है, ताप्ती की घाटी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो ताप्ती की घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी महत्वपूर्ण है? काली मिट्टी। यह नदी भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्रों की प्रमुख पश्चिमी वाहिनी नदी है। ताप्ती नदी का ऐतिहासिक महत्व क्योंकि इसके किनारे कई नगर बसे हैं। यह नदी जल विद्युत उत्पादन में भी सहायक है। ताप्ती और नर्मदा नदी मिलकर पश्चिमी तट पर नदियों की विशेषताएं बताती हैं। ताप्ती और नर्मदा नदी मिलकर पश्चिमी तट की नदियों की विशेषता बताती हैं। इसका अधिकांश प्रवाह काली मिट्टी वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। अंत में यह अरब सागर में मिल जाती है। अगला है महानदी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से होता है। इसकी लंबाई 858 किलोमीटर है। यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर बहती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ शिवनाथ, हसदेव, इब, जोग, तेल, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। महानदी पर प्रसिद्ध हीराकुंड बांध उड़ीसा में बना है, जो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो नर्मदा ताप्ती अरब सागर में जाके गिरती, ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरी। महानदी डेल्टा उपजाऊ मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। यह नदी उड़ीसा की जीवन रेखा मानी जाती है। सिंचाई और विद्युत उत्पादन में महानदी का बड़ा योगदान है। इस नदी की घाटी में चावल की खेती सर्वाधिक अधिक है। तो इस नदी घाटी में चावल की खेती सबसे अधिक होती है। महानदी पर कई नहरें निकाली गई हैं जो कृषि के लिए सहायक हैं। उड़ीसा की सांस्कृतिक और परंपरा में इसका महत्व है। उड़ीसा की संस्कृति और परंपरा में इसका महत्व है। अगला है, इसके तट पर कटक और संबलपुर जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। कटक उड़ीसा में है। मानसून में महानदी में बाढ़ आना सामान्य बात है। तो मानसून में महानदी में बाढ़ आना सामान्य बात है। यह ऐतिहासिक
यह नदी ऐतिहासिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगली नदी है गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रंबक पहाड़ियों से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण गंगा बोलते हैं। इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। यह नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होकर बहती है। कुल 5 राज्यों से होकर बहती है। कौन से? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां प्राणहिता, इंद्रावती, मंजरा, सबरी, पेनगंगा, ये सब इनकी सहायक नदियां हैं। यह नदी दक्कन के पठार को सींचती है और कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गोदावरी का डेल्टा आंध्र प्रदेश में स्थित है, जहां यह बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इस नदी पर पोलावरम और जयकवाड़ी जैसे बड़े बांध बनाए गए हैं। तो कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? पोलावरम और जयकवाड़ी। अगला है, गोदावरी का मैदान चावल, गन्ना और कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो गोदावरी का मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है? चावल, गन्ना, कपास उत्पादन के लिए। इसकी सहायक नदियां के संगम से जो जल की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। इसकी सहायक नदियां के संगम से जल की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। इसका डेल्टा अत्यधिक उपजाऊ और जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। महाराष्ट्र और तेलंगाना की सिंचाई व्यवस्था काफी हद तक गोदावरी पर निर्भर है। गोदावरी नदी के किनारे कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल बसे हैं। इसे दक्षिण भारत की जीवन रेखा भी कहा जाता है, गोदावरी को। अगला है, अंततः यह नदी बंगाल की खाड़ी में विशाल डेल्टा बनाते हुए मिलती है। अगला है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के सतारा जिले के महाबलेश्वर के पास महादेव पहाड़ी से होता है। तो कहाँ से होता है? महाराष्ट्र के सतारा जिले के महाबलेश्वर के पास महादेव पहाड़ी से होता है। इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। कृष्णा की सहायक नदियां भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी नदी किनारे हैदराबाद शहर स्थित है। तो इसकी सहायक नदियां कौन सी? भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा और मूसी, इसकी सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी दक्कन का पठार पार करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कृष्णा नदी दक्कन के पठार को पार करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस पर प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं नागार्जुन सागर बांध और श्री सैलम बांध स्थित हैं। तो इस पर कौन सा सिंचाई परियोजना है? नागार्जुन सागर बांध और श्री सैलम बांध स्थित है। कृष्णा घाटी कृषि और जल विद्युत दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो कृष्णा घाटी कृषि और जल विद्युत दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह नदी दक्षिण भारत के लिए पीने का पानी और सिंचाई का बड़ा स्रोत है। तो यह नदी दक्षिण भारत के लिए पीने का पानी और सिंचाई का बड़ा स्रोत है। कृष्णा नदी का डेल्टा आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो कृष्णा नदी का डेल्टा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह क्षेत्र धान, गन्ना, तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कृष्णा नदी को धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है।
तो कृष्णा नदी को धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। भीमा तुंगभद्रा नदियाँ इसे बहुत जल प्रदान करती हैं। भीमा और तुंगभद्रा नदियाँ इसे बहुत जल प्रदान करती हैं। नदी की घाटी में कई प्राचीन मंदिर और तीर्थ स्थल बसे हैं। तो नदी की घाटी में क्या क्या है? कई मंदिर और प्राचीन मंदिर और तीर्थ स्थल बसे हैं। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली गोदावरी है, दूसरी कृष्णा नदी है। यह बंगाल की खाड़ी में जाकर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। अगला है कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। तो कहाँ से होता है? कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। यह नदी कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कावेरी की प्रमुख सहायक नदियाँ हेमावती, अमरावती, भीमा, हरंगी, लक्ष्मण तीर्थ, ये सब कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। यह नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है और दक्षिणी गंगा गोदावरी है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन पूछा है। दक्षिणी गंगा पूछे तो गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो कावेरी नदी है। कावेरी पर कई जलप्रपात स्थित है, जिनमें से शिव समुद्रम झरना प्रसिद्ध है। और शिव समुद्रम कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। इस नदी पर कृष्णा राज सागर बांध और मेट्टूर बांध बने हैं। तो कावेरी नदी पर कृष्णा राज सागर बांध और मेट्टूर बांध बंधे हैं। कावेरी डेल्टा को दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। कावेरी डेल्टा को दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। अगला है, यह नदी कर्नाटक तमिलनाडु के बीच जल विवाद का केंद्र रही है। तो किसके किसके बीच के जल विवाद है? कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी की घाटी उपजाऊ और घनी आबादी वाला क्षेत्र है। तो कावेरी की घाटी उपजाऊ और घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र धान, गन्ना और कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? धान, गन्ना और कॉफी के लिए। कावेरी नदी सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसे दक्षिण भारत की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसकी घाटी में कई प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक स्थल हैं। अंततः यह नदी बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाकर मिलती है। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट नदियाँ और उनके मैं फैक्ट बता दिया आपको। ये सब आप लिख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो के लिए। थैंक यू।